हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी द्वारा 26 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आज 11 अप्रैल को करीबन 1 बजे एसएससी ने अपने ऑफिशियल साइट पर एसएससी जीडी द्वारा 26 का एग्जाम डेट को आउट कर दिया है, जो कि 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच आप सभी का पेपर होने वाले हैं। लगभग 1 महीने 4 दिन में आप सभी का पेपर समाप्त होने वाले हैं, जो कि आज 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आप लोग अपना स्लॉट बुकिंग भी कर सकेंगे कि आपको एग्ज़ाम किस डेट को देना है और किस सप्ताह में भी देना है और किस शहर में देना है और किस शिफ्ट में देना है। और ये स्लॉट बुकिंग सबको करना है, तो आप अपना स्लॉट बुकिंग आज 11 अप्रैल करीबन 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है। तो एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाइए और आप लोग अपना स्लॉट बुकिंग को सबसे पहले कर लीजिए, नहीं तो आपके मन मुताबिक आपको सेंटर नहीं मिलेगा। ओके मेरे दोस्त। तो जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा होने वाला 27 अप्रैल से, जो कि केवल 1 घंटे में इसका पूरा पेपर समाप्त होते हैं। इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 प्रश्न मिलेंगे जीके के हल करने के लिए, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। उसके बाद हिंदी के 20 सवाल मिलेंगे, रीजनिंग के 20 सवाल मिलेंगे और मैथ के 20 सवाल मिलेंगे। 80 सवाल का आपका पूरा पेपर होगा। 1 सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर आपका होता है। और 1 सवाल यदि आप गलत करेंगे तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो यानी 4 क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे ना, तब जाकर आपका 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। तो इसे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि केवल 60 मिनट में ये 80 सवाल आपको दिया जाएगा, जिसमें से 20 प्रश्न रीजनिंग का रहेगा और 20 प्रश्न मैथ के। तो सोचिए कि सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा, तभी तो केवल 60 मिनट क्या दिया जाता है और ये 80 सवाल आप सभी से पूछा जाता है, जिसमें से 20 प्रश्न जीके, वो भी एसएससी ने अपना जीके में पूरा पैटर्न बदल दिया है, थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल पूछ रही है। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा, आपके पेपर में किस तरह से पूछा जाएगा इस बार, तो सेम उसी तरह आज की इस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 60 सवाल को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एसएससी जीडी एग्जाम ओरिएंटेड सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग टारगेट रखें, कम से कम 60 सवाल में से 55 सवाल तो आप सही खुद से करिए। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कई स्टूडेंट 160 में से 160 नंबर लाए रहेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। कई सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कि 150 प्लस स्कोर करते हुए दिखाई नजर आएंगे आप सभी को। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पहले ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि 27 अप्रैल क्वेश्चन पेपर में हमारी तैयारी कैसी है, तो सबसे पहले आप लोग जीके में कम से कम 1819 सवाल सही करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हिंदी में कम से कम 20 से 21 सवाल का टारगेट लेकर चलिएगा। रीजनिंग और मैथ में कम से कम 12 से 13 सवाल का टारगेट आप सभी को लेकर चलना है इस पेपर से। ओके मेरे दोस्त। तो चलिए 27 अप्रैल का पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज के इस पेपर में हम लोग कितना स्कोर करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। तो साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा मेरे दोस्त। तो यह अनुच्छेद 71 में उल्लेखित है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी? इन व्यक्तियों में से किसने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत किया था? तो श्रीमंत शंकरदेव ने इसकी शुरुआत किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो शारदा एफसी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो साथियों, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सूचीबद्ध है?
हमने आपको कई बार बताया है, डीपीएसपी यानी जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। ये भाग चौथा में शामिल होता है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद पूछा है तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप तैयार करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती यानी बाद के गुप्तों को हराया था? मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती यानी बाद के गुप्तों को हराया था? तो सर्ववर्मन ने ये भाई दावा किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में अंतर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में अंतर सबसे कम है? तो केरल राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा समय की अवधि में परिभाषित की जाती है? तो साथों एक बात आप सभी से पूछनी थी, क्या जीके जीएस में हम भाई टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दे क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्वेश्चन हम आपको एक क्लास प्रोवाइड दिन में जरूर करें। आप जरूर बताइए। पूरे पेपर का सलूशन चलेगा तो हिंदी के साथ में चलेगी, लेकिन जीके में भाई कई स्टूडेंट अपना स्कोर बहुत कम करते हैं। जीके जानते कि बहुत होता है, हम कितना हो पढ़ लें हमारे लिए कम ही होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए बन सकता है, जो पिछले लगभग 3 से 4 साल में एसएससी का पेपर हुआ है उसके आधार पर, और जो ऑफिशियल में 2025 में एसएससी का नए पेपर हुए हैं, जिस तरह से जीके जीएस के क्वेश्चन में बदलाव हैं, क्या वो टॉपिक वाइज स्टार्ट किया जाए? जैसा आप कहें, यदि इस पे कम से कम 100 लाइक आ गया तो समझिए क्लास की स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो बताइए कि अर्थशास्त्र में कौन सी अवधारणा समय की अवधि में परिभाषित की जाती है? तो ये केवल प्रवाह की जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों अब तो आपको ये सिलेक्शन वाले सवालों को पढ़ लेना है भाई। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो एसएससी के नए पैटर्न पे भाई हम आप सभी को जीके जीएस पूरा कंप्लीट दे रहे हैं। स्टैटिक जीके समझिए, हम आपको भाई 3000 क्वेश्चन यहीं प्रोवाइड कर देंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी के चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करें। करंट अफेयर पूरे 1 साल के देंगे भाई। रीजनिंग पूरा कंप्लीट देंगे भाई डिटेल सोल्यूशन के साथ, क्वेश्चन आंसर मतलब सोल्यूशन के साथ में, और मैथ्स पूरा कंप्लीट आपको देंगे। तो जल्दी करिए भाई, इस नंबर पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करके ये क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए, लेकिन ये मात्र 50 रुपीज़ है। मात्र 50 रुपीज़ में ये पूरा क्वेश्चन आपके पास होगा मेरे दोस्त। इसके अलावा 500 क्वेश्चन का अलग से आपको टेस्ट देंगे, आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे जीके का। तो साथियों जल्दी करिए, समय अब नहीं है भाई। आज 11 अप्रैल हो चुका है, 27 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, दिन में केवल 16 दिन बच रहे हैं। तो जल्दी करिए भाई, इस नंबर पर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये भाई गंडक नदी से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व हो जाएंगी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? तो गंडक ये नेपाल हिमालय से होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया था? तो संसाधनों की सीमा के कारण। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का क्या नाम है? भारत में खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का क्या नाम है? आप सब बताएंगे तो अल्टीमेट खो खो है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। लार जानवरों में भोजन के पाचन मदद करती है, यह क्या करती है? लार जो होता है वो जानवरों में भोजन के पाचन मदद करती है, तो यह क्या करती है? तो स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है, जो कि ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? तो पूरे 6 राज्यों में शुरू किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 भाई, इसमें वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मानदंडों के अनुसार एक खिलाड़ी टीम को खेल जीतने के लिए ये किसके तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने की आवश्यकता होती है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मानदंडों के अनुसार एक खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए किसके तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने की आवश्यकता होती है भाई? तो ड्यूस के तुरंत बाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। असम का सबसे आकर्षक और अनूठा त्यौहार कौन सा है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली जीवंत होती है? तो साथियों असम का सबसे आकर्षक और अनूठा त्यौहार कौन सा है जहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली जीवंत होती है? तो जुम्बिल मेला में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। बौद्ध भिक्षु और मठ वासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? बौद्ध भिक्षु और मठ वासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो विनय पिटक में किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। किस उद्योग प्रकार में खेती, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां शामिल हैं? किस उद्योग प्रकार में खेती, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां शामिल है? तो प्राथमिक उद्योग में। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? मुथुस्वामी दीक्षितार ये किस संगीत शैली से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। 1898 में पीच ब्लेंड से यूरेनियम को हटाने के बाद शेष रेडियोधर्मी घटकों को निकालकर मैरी क्यूरी ने किस तत्व को पृथक किया था? तो साथियों 1898 में पीच ब्लेंड से यूरेनियम को हटाने के बाद शेष रेडियोधर्मी घटकों को निकालकर मैरी क्यूरी ने किस तत्व को पृथक किया था? तो भाई पोलोनियम को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। वरिष्ठ अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? बताइए। वरिष्ठ अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2024 में दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में से किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो भाई गेहूं और चावल में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि डेली क्लास आएगी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है मेरे दोस्त। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सा महिला संगठन स्थापित किया गया था? 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सा महिला संगठन स्थापित किया गया था? तो वीमेन इंडिया एसोसिएशन की संगठन की स्थापना किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। उत्तराखंड के किस भौतिक प्रदेश को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज में कुछ भाग शामिल हैं। उत्तराखंड के किस भौतिक प्रदेश को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज में कुछ भाग शामिल है। तो उत्तरी में भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। यदि सरकार किसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो एक अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? बताइए। यदि सरकार किसी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती तो एक अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? तो संभावित एकाधिकारवादी व्यवहार हो सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। सरिता पर्याय यानी सरिता किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर का हिंदी के सवाल पूछा जाएगा
ध्यान रखिएगा, हिंदी में तो भाई आप पूरे 20 के 20 का टारगेट लेकर चलिएगा। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। घर बसाना, घर बसाना यानी विवाह करना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द के माध्यम से करें। मेरे कहने का है कि मुझे की प्राप्ति हुई है, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हुई है। आप सोच रहे हैं कि अर्थ दोनों में कैसे फील होगा? अर्थ का अर्थ होता है कि उद्देश्य या मंतव्य, अर्थ का अर्थ होता है कि उद्देश्य या मंतव्य, यानी मेरे कहने का उद्देश्य है कि मुझे मंतव्य की प्राप्ति यानी अर्थ की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, रमेश मेरा सच्चा मित्र है। रेखांकित तो शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। मित्र का मतलब क्या होगा विलोम शब्द, इसका उल्टा क्या होगा भाई? तो शत्रु होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? मैं मंदिर दर्शन देने आया था, कि मैं मंदिर दर्शन करने आया था, तो देने नहीं होगा भाई, यहाँ पे करने होगा भाई ने, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, इनमें से अनुराग का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनुराग का विलोम शब्द कौन सा है? तो विराग होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। तो दोस्त मेरे, अब यहाँ पे अमावस की रातें बड़ी रमणीय की बड़ी सुंदर होती हैं, तो रमणीय की जगह क्या होगा भाई? सुंदर होगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर होती है, तो अमावस की रातें बड़ी भाई चांदनी भी होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प उपयुक्त है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है भाई, ये बिल्कुल ठीक है, तो तलवार की धार होती है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, होली शुद्ध तद्भव शब्द युक्त विकल्प से वाक्य पूरी करें। होली फागुन में मनाई जाती है ना, तो फागुन मनाई जाती है, सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, मैंने हरि बुलाया। मैंने हरि को बुलाया कि मैंने हरि बुलाया? तो हरि को किस में आता भाई? कर्म का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने हरि को बुलाया, जैसे को है ऐसे, तो कौन सा कर्म आएगा ना भाई, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे दोस्त आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। टारगेट हमारा एक ही रहेगा, वो है 27 अप्रैल। यदि नरेश स्वयं न आया तो अपने पुत्र को भेजेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त होगा? बताएंगे आप सभी लोग। तो साथियों हम ऐसे कहते हैं, यदि नरेश स्वयं न आया, या तो अपने पुत्र को भेजेगा, या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है भाई, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा भी। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्न में से मेल का विलोम कौन सा नहीं है? मेल का विलोम कौन सा नहीं है? वैमनस्य है, अनबन है, बेमेल है, लेकिन मैत्री नहीं है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उचित विलोम शब्द बताइए क्या बनेगा? स्वाधीन का क्या होगा भाई? पराधीन होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विदेशज शब्द से करें। सीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी है, जो सारी लड़कियों के लिए क्या है भाई? यदि आप अपने गांव में पहले डॉक्टर बनेंगे तो आप सारे लड़कों के लिए क्या बनेंगे भाई? मिसाल बनेंगे ना। तो इसी प्रकार रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी, जो कि सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उसे प्रेरित होकर और सारी लड़कियां अच्छी तरीके से तैयारी करेंगी, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अक्ल पर क्या पढ़ना? अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करिए। उन्होंने हिमालय के शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। भाई उन्होंने हिमालय के शिखर भारत का ध्वज फहराया, तो इसमें तो वाक्य संरचना की त्रुटि है। यहां हिमालय के बाद शिखर के साथ की कारक चिन्ह गलत है भाई। कारक के मतलब, क्योंकि हिमालय एक पुल्लिंग है भाई। हिमालय क्या है भाई? पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया, तो इसमें कौन सा त्रुटि आपको दिखाई दे रहा है? उन्होंने हिमालय की, ठीक है, तो हिमालय की गलत है भाई, उन्होंने हिमालय गलत है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ जो हिमालय की है, हिमालय की, इसके बाद शिखर के साथ होना चाहिए, शिखर के साथ ये होना चाहिए। ये जो की है ना, कारक चिन्ह गलत है, कारक की होगा, क्योंकि भाई हिमालय आप जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द है ना, तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह दूध कितना दुबला है। भाई दुबला नहीं होगा, पतला परफेक्ट होगा भाई। यह दूध कितना पतला है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। कृपया मेरे बेटों को अपना क्या दीजिए? आशीष दीजिए। दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा, आशीष दीजिए होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन। देखिए यही आपका आशीष होता है, जो आशीर्वाद देते हैं आशीष बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो एटलस में, एटलस में मेरे दोस्त नहीं, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो छेदा न जा सके, जो छेदा न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अच्छेद हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। दिवाली के दिन दीपक की रोशनी से सभी घर जगमग उठते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची यानी दीपक, दीपक यानी चिराग, तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए। ये समीकरण आपका दिया है, समीकरण में सबसे पहले आपको भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग रखना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस को आपस बदलना पड़ेगा भाई। चलिए पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 31 माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना है 5, भाग है तो भाग को गुणा में बदलना है 7, प्लस है तो माइनस 27, गुणा है तो भाग में। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए, तो 31 प्लस 5 7 35 माइनस 9 का भाग 27 हुए, 9 3 27। अब 31 35 66, 66 में से 3 घटा देंगे 63, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताइए किसी प्रकार का डाउट? इस बार टारगेट यही रहेगा कि रीजनिंग मैथ में एक भी सवाल हमसे गलती ना हो भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित कोड भाषा में डिम्स को 1973 और माइंड को 3279 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कोड भाषा में यानी के लिए कोड क्या होगा? तो साथियों देखिए, अब आपका पेपर ज़्यादा समय के नहीं रह गया है, केवल 16 दिन में पेपर होने वाला है। अब यहाँ से आप लॉजिक दिमाग लगाएंगे। जैसे देखिए दोस्त मेरे, आप थोड़ा सा अब स्मार्ट वर्क भी अपने ऊपर करेंगे। जैसे डिम्स का कोड देखिए 1973 है, 4 अक्षर है, 4 कोड है, ठीक है। हम ये तो लिख रहे हैं लेकिन पेपर में आप लिखेंगे नहीं। माइंड का कोड कितना है? 3279। आपसे यन का कोड पूछा है। देखिए सबसे पहले जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए। देखिए डिम्स में यन नहीं है, माइंड में केवल यन है, तो जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर रहेगा, जो पूछा रहेगा। यन देखिए पूछा है तो यन देखिए माइंडम है, यानी हमारा आंसर इसी में होगा 3279 में। इसमें हमारा आंसर कतई नहीं होगा 1973 में। ऑप्शन देखिए, जो डिम्स में जो जो अच्छा नंबर है उसको काटिए। जैसे देखिए इसमें 7 है, ऑप्शन में 7 है, काट दीजिए। डिम्स में 3 है, ऑप्शन में भी 3 है, काट दीजिए। देखिए डिम्स में 9 है और ऑप्शन में 9 है, काट दीजिए। अब बच रहा कौन? 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया जिसमें यन रहेगा उसी में आंसर होगा, ठीक है। जिसमें यन रहेगा उसमें हमारा कोई भी कोड नहीं होगा, कोई भी हमारा नंबर नहीं होगा। देखिए डिम्स में हमारा नंबर नहीं मिलता तो हमें तुरंत हमने काट दिया भाई, क्योंकि हम यन का कोड निकालने जा रहे हैं।
जिसका खोजेंगे, जिसका जिसमें रहेगा उसी में आंसर मिलेगा। n देखिए इसी में है, ठीक है, तो इसी में हमारा 2 आंसर मिला है। थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, और ये सॉल्व आज की इस क्लास में आप लोग तुरंत तैयार कर लीजिए भाई। ये सॉल्व आपके पेपर में आ रहा है, कम से कम 2 नंबर देखा जाएगा। आज सीख लीजिए इसे, बहुत ही आसान तरीके हम आपको बताएंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे भाई। बस एक नज़र में देखिए आप लोग। जैसे देखिए a प्लस बी का अर्थ है a जो b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है a जो b का भाई है, a गुणा b का अर्थ है a जो b की पत्नी है, और a भाग b का अर्थ है a जो b का पिता a है, b का पिता a है। उपरोक्त के आधार पर यदि k गुणा l भाग m प्लस n माइनस o है तो k का n से क्या रिलेशन है। तो साथियों देखिए हल करने का तरीका, जैसे k इंटू एल है तो इंटू देखिए प्रश्न में दिया क्या है, यानी गुणा का अर्थ क्या दिया है, a गुणा b का अर्थ है a जो ना b की पत्नी है। तो यहाँ पे दोस्त में ना यल की पत्नी कौन होगी, यल की पत्नी k हो जाएगी, तो इसे आप लिख लीजिए यल की पत्नी k हो जाएगी, ठीक है। फिर भाग m है, अब भाग का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, a भाग b का अर्थ है a जो है b का पिता, यानी m का पिता कौन हो जाएगा भाई, m का पिता l हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस n है, तो प्लस n है तो एरो दीजिए, प्लस का मतलब देखिए a प्लस b का अर्थ है a जो है ना वो b की माता है, यहाँ पे n की माता m हो जाएगी, ठीक है, n की माता m हो जाएगी। फिर देखिए माइनस o है, अब माइनस का मतलब देखिए a माइनस b का अर्थ है a जो है b का भाई है, तो o का भाई n हो जाएगा, o का भाई n हो जाएगा। अब o कौन होगा, इसको आप अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं खुद हो गया, मेरा भाई n हो गया, मेरा भाई n यानी n हम आपस में भाई भाई हैं, और हमारी माँ n है क्योंकि n की माँ m है, यानी मेरी भी माँ हो जाएगी m भाई, और m की पिता l है, यानी हमारे मम्मी के पिता हो जाएंगे भाई, यानी हमारे नाना लगेंगे भाई। जो हमारे मम्मी के पिता होते हैं वो दोस्त हमारे क्या लगते हैं, नाना लगते हैं, और हमारे नाना की पत्नी यानी हमारी नानी लगेंगे भाई। क्यों, तो सवाल में क्या पूछा, के का यन से रिलेशन, के का यन से, यानी मेरा भाई मेरी, वैसे तो मेरी नानी लगेंगे लेकिन हमारी माता की माता लगेंगी हमारी, जैसे कि देखिए एम मेरी माता है, माता के पिता एल है, एल की मेरी मम्मी के पिता की पत्नी यानी हमारी मम्मी की मम्मी लगेंगी भाई, तभी ना के का यन से रिलेशन बनेगा। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, आप सभी को ऐसे सवाल हल करना है भाई। किसी प्रकार का डाउट, यदि आज के सेशन में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो तुरंत बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित तरीके से TQ100 SR 10 से संबंधित है, उसी प्रकार WO 9 VP 3 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए JP 121 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसको जरा आप सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा, लॉजिक थोड़ा सा लगाइए। जैसे दोस्त मेरे देखिए TQ जो 100 है ये SR 10 से संबंधित है, ये तो देखिए 10 का स्क्वायर ना भाई, 10 का स्क्वायर आप कर देंगे 100 हो जाएगा। अब अक्षर को हल करिए, T20 यस 19 तो -1 हुआ है, Q 17 और ये R 18 तो इसमें +1 हुआ है, यानी अक्षर में -1 +1 किया है, लेकिन नंबर में जो है ना वो स्क्वायर के टर्म में लिख रहा है। दूसरा भी हम चेक करते हैं भाई, WO 9 इसका रिलेशन VP 3, देखिए 3 का स्क्वायर है कि 9 है ना, तो W देखिए आपका 23 होता है, V 22 होता है, तो उसमें भी देखिए -1 हुआ था, और देखिए O होता है 15, P होता है 16 +1, यानी -1 +1 और स्क्वायर नंबर कर रहा है। तो उसी प्रकार JP निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब JP 121, तो दोस्त मेरे 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 की स्क्वायर होता है, यानी हमारा आंसर 11 आएगा भाई नंबर में। अब देखिए इसमें -1 करना है, इसमें +1 करना है। J के पहले कौन अच्छा रहता है, यानी J 10 होता है, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 पे कौन होता है, I होता है। P होता है 16, 16 में 1 जोड़ देंगे 17, 17 पे कौन होता है, Q, यानी IQ 11 होगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। बताएंगे आप लोग किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। दोस्त मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। 7 व्यक्ति हैं, LM NO WX और Y एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। पहले आप दिशा समझ लीजिए भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
सभी व्यक्ति जो वो नॉर्थ की तरफ बैठे हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक पंक्ति है, हम इसमें खड़ी पाई खींच दें, हम आपको बोल दें कि आप एक्स हैं, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड किधर होगा, यानी दाहिना साइड किधर होगा, इधर ही होगा भाई। आप इस टाइम जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आपका राइट हैंड जिधर होगा उधर होगा भाई, और लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब उसी तरह देखिए, एक पंक्ति ऐसे है, ठीक है, 7 व्यक्ति को बैठाना इस पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है। अब हम एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे और एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए W और X के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथों W को यहाँ बैठा देते हैं, X को यहाँ बैठा देंगे, तभी तो इसके बीच में ये 5 व्यक्ति बैठेंगे, है ना। सवाल जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। देखिए पहला लाइन क्लियर होगा, दूसरा का लाइन पढ़िए। यन जो है ना वो यक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है, यक्स तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, इसके बाईं साइड में यानी लेफ्ट हैंड में यन बैठा है, तो यन को यहाँ बैठा दीजिए। क्लियर। यन और यल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो साथों यन और यल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी यल को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी तो देखिए यन और यल के बीच में केवल एक ही व्यक्ति ये वाला बैठेगा। अभी कौन व्यक्ति बैठा किसी को नहीं मालूम है। अब आगे लाइन को पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। फिर देखिए यम जो है ना वो ओ के बाईं ओर किसी स्थान में बैठा है, ओ के बाईं ओर किसी स्थान पे यम बैठा है, तो ऐसा काम करते हैं ना, ओ के बाईं ओर किसी स्थान पे यम को बैठा लेते हैं, ओ के बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर किसी एम स्थान को बैठा लेते हैं, लेकिन वाई की दाईं ओर किसी, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन वाई की दाईं ओर, तो वाई को यहाँ बैठा देते हैं भाई। देखिए 7 व्यक्ति बैठ गए। सवाल में लास्ट लाइन वाला पढ़िए, क्या बोला था कि यम जो है ना वो ओ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन वाई की दाईं ओर किसी स्थान पे है, तो वाई के दाईं ओर पे देखिए एम हो गया, और ओ के बाईं ओर पे भी किसी स्थान पे हो गया भाई एम। क्लियर। अब लास्ट लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा, पंक्ति की बाईं ओर से तीसरा कौन है, पंक्ति के बाईं ओर से, तो पंक्ति के बाईं ओर से तीसरा समय कौन है, पहले पे डब्ल्यू है, दूसरे का पे वाई है, तीसरे का पे यम है, तो तीसरे का पूछा है तो यम बैठा है, तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। शब्द मंकीज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं? भाई साहब थोड़ा सा ये सवाल हमारे लिए क्रिटिकल होगा, नहीं होगा। जैसे देखिए MONKEYS, अब मंकीज दिया, सवाल बोला है कि नहीं कि आपको नया अक्षर बनाना है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जैसे कि ABCDEFGH, लेकिन ये मंकी का स्पेलिंग, यानी जो मंकी में सबसे पहले मूल अंग्रेजी वर्णमाला में आएगा, तो सबसे पहले तो देखिए E है भाई, क्योंकि ABCD है नहीं, EF नहीं है, GHIJK है, L है नहीं है, LM है, M के बाद देखिए N है, NOPO है भी, देखिए भाई O है, OPQR एस है, देखिए एस है, और वाई लास्ट में, देखिए ये बन गया भाई। ये हमारा इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से तीसरा यम है भाई, इधर से बायां तीसरा है एम, इधर से देखिए तीसरा है बाएं छोर से एम, और दाएं छोर से चौथा अक्षर, इधर से चौथा अक्षर कौन भाई एन है, तो इसके बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर रहते हैं? भाई साहब आप ही बताइए, यम और यन के बीच कोई अक्षर आता है क्या मूल अंग्रेजी वर्णमाला में? नहीं आता है, क्योंकि यम 13 होता है, एन 14 होता है, यानी भाई 0 होगा। इस सवाल का राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताएंगे आप सभी लोग? क्लियर दोस्त मेरे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 18, 28, 40, 54, 70 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 18, 28 इसको पहले हम लिख लेते हैं, 18, 28, 40, 54, 70, 18, 28 प्लस 10, 28 से 40 प्लस 12, 40 से 54 प्लस 14, 54 से 70 प्लस 16, 10, 12, 14, 16 भाई प्लस 2 का हो रहा है गैपिंग, प्लस 2 का, तो 16 2 18 कर देंगे, यानी इसमें 18 में जोड़ना पड़ेगा, 70 और 18 कितना होगा? 88 होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा। और एक बड़ी बात, जब इस तरह का सवाल आए तो आपको केवल पहले का कोड निकालना है मेरे दोस्त, पहले का कोड निकालने आपने तुरंत इसका हल कर दिए, इसका आपको निकालना नहीं चले जाना है,
टाइम आपका यहीं पे वेस्ट होगा मेरे दोस्त। इसीलिए तो ये एसएससी ऐसा सवाल बनाती है, कोई स्टूडेंट दोनों को हल करे उसी में उसका टाइम चल जाए। केवल 60 मिनट आपको मिलेगा, 60 मिनट में 80 सवाल आपको मिलेगा हल करने के लिए। 40 सवाल मैथ रीजनिंग के रहने वाला है। तो देखिए तुरंत आप क्या करेंगे, ए बी वाई डब्ल्यू, इसका रिलेशन क्या दिया है, वी डब्ल्यू टी आर, तो तुरंत कोड करिए। ए एक होता है, अब देखिए जब भी ए एक्स वाई डब्ल्यू इनका रिलेशन बनाना हो तो ए को यहाँ पे 27 कर लीजिए, बी देखिए 22 होता है, बी डब्ल्यू, अब बी को यहाँ पे क्या करेंगे भाई 28 आप कर लेंगे, डब्ल्यू 23 कर लेंगे, वाई 25 होता है, टी 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और 18 होता है। देखिए 27 से 22 -5, 28 से 23 -5, 25 से 20 -5, 23 से 18 -5, यानी इसमें -5 का रिलेशन बना है। तो सेम -5 अब GHEC में लगा दीजिए, GHEC, तो -5 करना है, -5 करना है, -5, जी होता है 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 पे कौन अच्छा रहता है, बी। अब 5 में से 5 घटा देंगे तो आपका 0 आएगा, 0 पे हमेशा याद रखिएगा कौन सा अच्छा रहता है भाई, कोई बता सकता है? एक सेकंड भाई, यच तो गुरु 8 होता है ना भाई, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 पे सी होता है। अब देखिए ई 5 होता है भाई, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 पे कौन हमेशा आता है, जेड आता है, सी 3 होता है। अब सी 3 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना कर लीजिए, इसको आप 29 कर लीजिए। आप जानते हैं ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, 27 ए हो या फिर से 27 ए होता है, 28 भी। हमेशा याद रखिए जब भी रिलेशन आपको ए एक्स से बनाना हो, वाई से बनाना हो, जेड से, हमेशा ए को 27 मान लीजिए, और इतने का अंतर हो तो जैसे सी में से 5 घटेगा नहीं, 3 का कोड करेंगे तो आप तुरंत 29 कर लीजिए, 29 में से 5 घटाएंगे 24, 24 पे कौन है, एक्स होता है, यानी बी सी जेड एक्स होगा, बी सी जेड एक्स डी ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, सभी को क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 13, 18, 29, 34, 45 क्वेश्चन मार्क, 13, 18, 29, 34, 45, 13 से 18 प्लस 5, 18 से 29 प्लस 11, 29 से 34 प्लस 5, 34 से 45 प्लस 11। भाई इसमें तो देखिए क्या कोड लगा है, +5 + 11, +5 + 11, यानी इस 45 में हमें +5 करना पड़ेगा, 45 + 5 50 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। आज ये सॉल्व भी आप लोग सीख लीजिए, 2 नंबर देकर जाएगा ये सॉल्व आप सभी को पेपर में। KLMN OP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। जैसे एक वृत्ताकार मेज ऐसे कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 लोग को हमें इस वृत्ताकार मेज को चारों ओर बैठाना है, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। एग्जाम्पल पहले आप लोग सीख लीजिए, जैसे आप P हैं तो P का जो दाहिना साइड है, मान लीजिए P को यहाँ बैठा रहे हैं, तो इसका जो दाहिना साइड होगा, राइट साइड होगा, इधर ही होगा, और इसका लेफ्ट हैंड यानी बायां साइड किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सॉल्व को देखेंगे। आप देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला लाइन पढ़िए, यम जो है वो एल के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यल के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यम बैठा है। तो दोस्त मेरे यल को यहाँ बैठा लीजिए, यल के दाएं से दूसरे स्थान पे यम बैठे तो यम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पहला स्थान में नहीं दूसरे के स्थान बैठा है, एल के दाएं से। ठीक है, पहला लाइन प्रॉपर वे में कंप्लीट हो गया। फिर देखिए क्यू जो है वो यम के ठीक दाएं बैठा है, क्यू जो है ना यम के ठीक दाएं बैठा है, यम के ठीक कौन दाएं बैठा है, क्यू, तो क्यू को यहाँ बैठा लीजिए भाई। यम यहाँ है तो इसका जस्ट राइट साइड में कौन बैठेगा, क्यू, सवाल बोला है। तो इस तरह का लाइन पढ़िए, ओ जो है ना वो के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, के दाएं से चौथे स्थान में कौन बैठा है, ओ बैठा है। यानी दोस्त मेरे हम ऐसा काम करते हैं ना, अब देखिए के को हम जब यहाँ बैठाएंगे तभी देखिए के दाएं से चौथे स्थान पे ओ यहाँ आएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ये तो चौथा पे ओ बैठ गया के राइट साइड से। क्लियर हुआ? फिर देखिए ये ना जो ना पी के ठीक बाएं बैठा है, पी के ठीक बाएं एन बैठा है। तो दोस्त मेरे पी के ठीक बाएं, तो पी को यहाँ बैठा दीजिए, एन को यहाँ बैठा दीजिए, सवाल पूरा हो गया। लास्ट लाइन में सवाल पूछा होगा, देखिए यल के संबंध में यन का स्थान क्या है, यल के संबंध में यन का स्थान क्या है, यल के संबंध में तो सर जी बाएं से दूसरा स्थान पे है ना, यल के संबंध में यन का स्थान बाएं से दूसरा का है, देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। देखिए यदि ये दिया होता है कि दाएं से 5वें स्थान पे है,
यल जो यल के संबंध में एन का स्थान क्या हो, यदि दायां से होता है तो दाएं से पांचवां स्थान में, लेकिन पांचवां स्थान दिया नहीं, बाएं से दूसरे का दे दिया है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बन रहा है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। ठीक है दोस्त मेरे, सभी को क्लियर हुआ ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कूट भाषा में VSDO को B17-2-13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ILCY को 7-10-1-23 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी की भाषा में QNRF का कूट क्या होगा। अब देखिए जब इस तरह का सवाल है तो आपको तुरंत क्या करना है, हर एक अक्षर का कोड करिए। V22, S19, D4, O15। इसका कोड कितना लिखा है, 20 लिखा है। इसका कोड 17 लिखा है। D का कोड 2 लिखा है और O का 13 लिखा है। अब देखिए 22 में से 2 घटाएंगे 20 हो जाएगा, 19 में से 2 घटाएंगे 17, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 15 में से 2 घटाएंगे 13। यानी इसमें हर एक अक्षर का कोड किया है और उसमें से -2 किया है, सिंपल सा। ध्यान से देख लीजिए भाई, हर एक अक्षर का कोड और उसमें से -2 किया है। और ILCY वाला भी देख लिए, I होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, L 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, C 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, Y 25, 25 में 2 घटाएंगे 23। हर अक्षर का कोड -2 किया है। तो पूछा कि इसका QNRF का, तो Q17, N14, R18, F6, -2 -2 -2 -2 करना है। 17 में से 2 घटाएंगे 15, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 15 12 16 4, 15 12 16 4, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। 1100/5 प्लस 420/2 प्लस 550/5 का मान कितना होगा। तो इसको हम लोग इसी सवाल में ही हल कर लेते हैं। 5 का भाग 1100 में देंगे कितना होगा, तो 5 दूना 10, 1 5 दूना 10 यानी 220। क्लियर। प्लस 420 का आधा कितना होगा, 210 होगा। प्लस 5 का भाग 550 में देंगे तो 110 होगा। सबको जोड़ दीजिए, 200 200 400 400 500, 550 होगा, क्योंकि 20 540 होगा। 20 10 30 10 40, 540 होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए लास्ट सवाल आज के सेशन का आप सभी लोग हल करिए। एक कूलर का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो साथियों एक कूलर का जो कास्ट प्राइस है वो 6400 रुपये, लाभ प्रतिशत यानी 100 से 24% लाभ हो यानी 124 हो जाएगा। बटे में 100 करिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 64 गुणे 124 करिए, आंसर कितना आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर बताइए। तो साथियों फाइनल रूप से ये पूरे 60 सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप सभी का पूरा पेपर आने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो बताइए कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक टाइप का प्रश्न समझ में आ चुका होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो दोस्त मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, एक भी दिन का गैप नहीं रखेंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।